हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग अग्रवाल और यह हमारा एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 3 है। और हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। ओके, अच्छा, एक छोटा सा एक रिकैप पहले नंबर तो कि सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने एडवांस मैथ के सिलेबस को अच्छे से एक बार देख लिया था एंड सेकंड से हमारा ये वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सो इसके जो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर हुआ, इसका मतलब ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो चीज़ें देखी, एक बार इनका क्विक रिकैप लेते हैं ताकि आपका एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा और वो पॉइंट क्योंकि आज उनका इस्तेमाल होगा। ठीक है, आज हमारी जैसे ही थ्योरम्स एंड हो जाएंगी वैसे ही हम इसके क्वेश्चंस पर आ जाएंगे एंड ऑब्वियसली एग्जाम में क्वेश्चंस ही आने हैं, लेकिन उनसे पहले आपके कंसेप्ट सही तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए। ओके, सो आइए। अच्छा, एक बात और, अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आई हैव स्टैमरिंग इशू। तो कभी कभी बोलते समय मैं थोड़े से पॉज ले लेकर बोलता हूँ, तो आप चाहें तो अपनी वीडियो की स्पीड को 1.25x या 1.5x पर लेकर आ सकते हैं सो दैट आपका आप ज़्यादा एफिशिएंटली वीडियो को देख सकेंगे। ठीक है, ओके, अदरवाइज नो इशू। सो अभी एक क्विक रिकैप पर आते हैं कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में लाइंस एंड एंगल्स के कौन कौन से टॉपिक्स को देख लिया था। सबसे पहले हमने समझा था व्हाट इज अ पॉइंट। अब पॉइंट के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं बताना, सिर्फ इतना याद रखना कि पॉइंट इज अ सर्कल इन विच रेडियस इज यूज टू जीरो। ठीक है, पॉइंट एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस जीरो होती है। सेकेंड हमने टॉपिक समझा था लाइंस के बारे में, और मैंने बताया था कि लाइंस को हम 3 कैटेगरी में देखते हैं। ठीक है, वो 3 कैटेगरी क्या क्या थी? सबसे पहली कैटेगरी थी हमारी आपकी लाइन सेगमेंट। फिर हमने समझा था रे क्या होता है। फिर हमने समझा था व्हाट इज अ लाइन। ओके, देन हमने थर्ड, फिर अब हमारे स्टार्ट हुए थे एंगल्स। तो एंगल्स में हमने देखा था एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल क्या होता है। एंड आई होप आपको एक्यूट एंगल पता है, वो एंगल जिसकी वैल्यू किससे स्मॉल होती है, 90 से स्मॉल होती है। वो एंगल जो कि 90 के इक्वल होता है, आप सभी को पता है वो क्या होता है, आपका राइट एंगल। और हिंदी में इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं हिंदी में से आपका समकोण। ठीक है, फिर थर्ड आता है जो 90 से ज्यादा होता है बट विच इज मोर देन 90 बट लेस देन 180, तो इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, मीन्स अधिक कोण। ठीक है, ये आपको आता है, जिसमें आपका जो थीटा है वो दिस इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। नाउ तीसरा आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जिसके लिए मैंने बताया था कि मान लो अगर आपको कोई एंगल दे दिया जाए थीटा, और उस एंगल का आपको क्या निकालना है, उस एंगल का आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो उस एंगल को 360 में से माइनस कर दीजिए, सिंपल एज इट। मतलब ये आपका एंगल दे रखा है, तो इसके बाहर जो एंगल होता है वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। ओके, इतना समझ आता है? ठीक है, अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते थे? इसको हिंदी में बोलते थे प्रतिवर्ती कोण। ठीक है ना, चलिए, यहां तक बेसिक्स था। मतलब आई डोंट थिंक कि इसमें से एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आने वाला है, बट अभी जो पॉइंट इसके बाद शुरू हुए थे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या शुरू हुआ था? हमने समझा था व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ठीक है ना,
सो वो एंगल जिनका सम क्या होता था 90 डिग्री, उन्हें क्या बोलते थे, उन्हें बोलते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, मतलब ऐसे सोचिए कि ये हमने बना दिया राइट एंगल और यहां बीच से कोई भी एक रे बना दी है, ठीक है। सो अभी दो एक एंगल है, एक एक्स और एक वाई, तो इन दोनों का सम क्या होगा आपका, इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम होगा 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल कहलाएंगे, दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आती है कहानी, वेरी नाइस। सेकेंड एंगल होता है आपका, सेकेंड एंगल है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 ना होकर 180 डिग्री होता है। मतलब स्ट्रेट लाइन है हमारा और स्ट्रेट लाइन का सम एंगल कितना होता है आपका 180 डिग्री। अगर इसमें से मैं एक रे बना दूं तो सोचो, मैंने कहा कि अच्छा चलो ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, इन्हें हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण और इन्हें हिंदी में बोला जाता है समपूरक कोण। कोई डाउट यहां तक, ये समझ में आता है। अब देखिए बच्चों को मैंने उसमें भी आपको बताया था कि एग्जाम में आ जाता है देयर आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब बच्चों को ध्यान नहीं रहता है कि क्योंकि ये तो पता है कि इनमें से एक का सम क्या होता है, इन दोनों में से एक का सम 90 डिग्री है और एक का सम 180 है, बट बच्चे भूल जाते हैं कि किसका क्या है। तो इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि इंग्लिश अल्फाबेट में पहले सी आता है फिर एस आता है, तो पहले आता है 90 डिग्री फिर आता है 180 डिग्री। तो ऐसे आप दिमाग में, इसके दिमाग में, आपके दिमाग में ये रह सकता है कि पहले सी, तो सी के लिए पहले क्या आता है 90 डिग्री, फिर आता है एस, तो फिर आता है आपका 180 डिग्री। सिंपल एज इट। ओके, सो ये हो गया। चलिए देन थर्ड आपने समझा था लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अच्छा, इससे पहले एक और आया था एडजेसेंट एंगल। क्या आया था, एडजेसेंट एंगल। तो मैंने इसका सबसे आसान आपको बताया था अगल बगल वाले कोण, अगल बगल वाले एंगल। मतलब सोचिए अगर ये एक रे हैं दो और इसके बीच में से मैंने एक रे बना दी, तो ये दोनों एंगल अगल बगल है ना, तो ये आपस में एडजेसेंट कहलाएंगे। एक और मैंने आपका बता दिया, तो ये तीन एंगल हुआ, तो ये दोनों एडजेसेंट होंगे और ये दोनों भी एडजेसेंट होंगे। लेकिन क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं, नहीं, ये नहीं होंगे। तो एडजेसेंट एंगल होते हैं जो आपस में, जिनमें एक रे तो उभयनिष्ठ होनी चाहिए, देयर मस्ट बी वन रे विच विल बी कॉमन। सो ये रे आप देख सकते हो, ये इन दोनों में आ जाएगी आपकी कॉमन, और ऐसी अगर आप इस रे को देखो तो वो इन दोनों में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको इतना नहीं सोचना, आपको सिंपल सोचना अगल बगल वाले कौन, क्या अगर ये अगल बगल है तो वो एडजेसेंट है। जैसे यहाँ देखिए ये दोनों आपस में एडजेसेंट है। ओके, सिंपल एज इट। तो एडजेसेंट एंगल आगे समझे। फिर आया था आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर में मैंने कहा था कि स्ट्रेट लाइन अगर कोई है, स्ट्रेट लाइन, तो उसके साथ जो भी एंगल्स बनते हैं, जिन भी एंगल का पेयर हो, चाहे एंगल 2 हो या 3 हो, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे सिंपल सोचिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो एक्स वाई, और इसके कहीं कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से एक रे बना दी है, सिंपल। तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। समझ में आया। मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ए और बी का सम 180 डिग्री होगा। ये हमारे लीनियर पेयर हो गए। कैसे, दो ही हो सकते, नहीं सर और बना दो। लो सर, मान लो आपने यहाँ से ऐसे बना दिया, ठीक है ना, हमने यहाँ 3 एंगल उठा लिए, लो, तो इन तीनों का सम भी आपका 180 होगा। तो इससे हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लेकिन यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्वेश्चन में आपको देगा कि एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये नहीं दिया तो लीनियर पेयर नहीं बोल सकते हम लोग। तो ये पहले हमें दिया होना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ आता है। सो आई थिंक, हाँ, तो हमारा यहां तक हो गया था। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमने देखा था एंगल बाइसेक्टर, और हमें वहीं से आज आगे अपना लेक्चर स्टार्ट करना है। लास्ट टॉपिक हमारा था एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि उस दिन हुआ ये था कि मैंने जब वीडियो को रिकॉर्डिंग पे किया
तो मोबाइल का स्टोरेज हो गया था फुल और लेक्चर हाफ पर ही वीडियो हो गई थी, वीडियो पॉज हो गई थी। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जब मैंने स्टार्ट की थी, मैंने आपको समझा दिया था एंगल बाइसेक्टर क्या होता, जो आपके एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके, ये दोनों पार्ट्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये जो मैंने रे बनाई, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और एक के लिए ये रे बनाई मैंने एक्स पी, तो ये एक्स पी आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, क्योंकि इसने इस एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको समझा दी थी कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता। अब हमने वहां देखा था कि एंगल बाइसेक्टर भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, आंतरिक कोण समद्विभाजक, और एक होता है आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, मतलब बाह्य कोण समद्विभाजक। ओके, ये हो गया इंटरनल। तो इंटरनल में क्या होता था कि आपका ये आपका एंगल बना, और अंदर अगर किसी कोण को इसने समद्विभाजक किया है ना, इसने मतलब सॉरी एंगल बाइसेक्टर ने एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में आपका डिवाइड किया, तो ये हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया। समझ में आती है कहानी? बोलो हाँ या ना। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें पहले हो चुकी हैं, आप इससे पहले वाला लेक्चर देखेंगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक्सटर्नल एंगल क्या होता, ये जो हमारा इंटरनल एंगल है, मान लो ये इंटरनल एंगल है हमारा पी क्यू आर, ठीक है ना, और ये हमारा इंटरनल एंगल, यहाँ इंटरनल एंगल का एंगल बाइसेक्टर हो गया। अभी अगर इसी को मैं कर दूं एक्सटेंड क्यू आर को, और मान लो ये पॉइंट है आपका टी क्यू टी, तो ये वाला जो एंगल है ये होता था हमारा एक्सटर्नल एंगल। और इस एक्सटर्नल एंगल का अगर मैं बताता हूँ बाइसेक्टर, मान लो ये बाइसेक्टर हमारा क्यू एस, तो ये जो हम हमारे इस बाइसेक्टर ने इस एक्सटर्नल एंगल टी क्यू पी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये हमारा क्यू एस होगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। यहां तक हमारा लास्ट क्लास में हो गया था, तो ये मैंने सिर्फ आपको एक रिकैप दिया है। लेकिन अभी अब उस लास्ट क्लास में जो हमारी थ्योरम स्टार्ट हुई थी, हमें उस थ्योरम से आगे देखना है। थ्योरम क्या थी हमारी? थ्योरम मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल हमेशा फिक्स होता है। एंगल बिटवीन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, क्या होता है इनके बीच का एंगल? इनके बीच का एंगल होता है आपका 90 डिग्री। ये सर आया कैसे, मतलब कैसे हो गया इनके बीच का एंगल, देखते हैं आइए। सोचिए, ये मैंने आपका बता दिया पी क्यू आर, मतलब ये हमारा कोई एंगल है, ठीक है, और इस एंगल का मैंने बनाया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। सो पी क्यू आर को बाइसेक्ट करते हुए एक हमने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। लेट सपोज ये हमारा इंटरनल एंगल है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है क्यू एस। तो क्यू एस ने इस एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। इन दोनों हिस्सों को हमने दे दिया नाम। लेट सपोज ये भी x, तो ये भी x हो जाएगा, मतलब हमारे दो एंगल हो गए कि ये पूरा एंगल हमारा 2x होगा, और हमने QS हमारा क्या है यहाँ पे, दिस इज अवर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और इस इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ने इस एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी हमें बनाना है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तो हमने इस क्यू आर को आगे एक्सटेंड किया। लेट सपोज ये हमारा क्यू टी तक एक्सटेंड किया, ठीक है। और अभी जो बाहर वाला हमारा एंगल है, ये वाला, इसको इसने डिवाइड करने के लिए एक बनाया एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये है हमारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इसको हमने नाम दे दिया। लेट सपोज इसका नाम है आपका क्यू ए, क्यू कुछ भी दे दीजिए, क्यू कुछ अच्छा सा अल्फाबेट लिया जाए ओके। तो इसे हमने नाम दिया क्यू एम, ठीक है ना, इसे हमने नाम दिया क्यू एम। तो क्यू एम हमारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गया। और लेट सपोज इसने इसे भी दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया, और ये इक्वल हिस्से क्या है हमारे y एंड y। कोई डाउट इसमें? नहीं ना, ओके। अब हमें क्या, हमें ये शो करना है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये और ये, इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे, समझिए। यहां हम अपनी लगाएंगे लीनियर पेयर थ्योरम। क्या लगाएंगे हम अपनी?
यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लीनियर पेयर थ्योरम। क्या बताई थी मैंने कहा था कि अगर टी आर आपकी एक लाइन है, इफ टी आर इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हमारी ये थ्योरम क्या कहती है कि उस पे जितने भी एंगल होंगे उन सब का सम 180 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स y प्लस एक्स इन सब का सम अगर हम सबको ऐड करते हैं x प्लस वाई, क्योंकि ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया आपका ये वाला एंगल, सिंपल एज इट इज। तो इन सब का सम होगा 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना। x में x ऐड हुआ, ये हो गया हमारा 2x, y में y ऐड हुआ, ये हो गया हमारा 2y, इक्वल में 180। 2 को हमने लिया यहाँ से कॉमन, 2 से 180 को डिवाइड किया तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री आ गया, नहीं आ गया। अच्छा ये x और y है क्या, और x एडिशन y क्या होगा, x में y को ऐड किया तो ये हमारा बन गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल। समझ पा रहे हो, ये इनके बीच का एंगल हो गया। तो यही तो हमें दिखाना था। सो अभी एग्जाम में थ्योरम नहीं आएगी कि थ्योरम दिखाइए आपको, एसएससी और इन एग्जाम्स में ये 11 मतलब हम जब स्कूल में थे उस समय ऐसी थ्योरम्स आती थी, ठीक है। अभी थ्योरम तो आनी नहीं है, तो अभी क्या आना है, अभी इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे कि एक इंटरनल एंगल है, तो हमें अगर हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का एंगल दे रखा है तो अब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों का सम कितना होगा आपका, हमेशा 90 डिग्री होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आता है, वेरी नाइस। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और अभी हम थोड़ा अब अगले थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होना है। यहाँ से अब आपका चैप्टर थोड़ा इंटेंस होता जाएगा, इंपॉर्टेंट और अच्छा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को हिंदी में बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। सर क्या मतलब, ये क्या है, पहले तो समझिए। इसको समझने से पहले हमने समझा था, अगर मैंने ये बनाया तो ये क्या है आपकी, आपको पता है ऐसा, ये एक लाइन है, ओके ना, क्योंकि यहाँ पर ये इन्फिनिटी तक जा रही है, वहां पे इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये हमारी एक लाइन है। एक लाइन मैंने और आपकी यहाँ पे बना दी, अरे वाह। तो ये लाइन और मैंने बता दी, इन दोनों लाइन ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पर। तो पहली चीज तो ये जो पॉइंट है, लेट सपोज अगर पॉइंट ओ है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पॉइंट ओ है, ये हमारा क्या है, दिस इज अवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या हिंदी में इसी को बोला जाता है प्रतिच्छेदन बिंदु। ये मैंने क्यों बताया, ये अगर एग्जाम में कभी स्टेटमेंट आए तो आपको मतलब होना चाहिए पता कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है। ये होता है प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है। ओके, अब इन दोनों लाइंस ने, मान लो ये हमारी एक एल है, एल लाइन है, और ये हमारी एम लाइन है, ठीक है। हम इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हो जाता है हमारा। तो जब इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ आपको एंगल्स भी दिख रहे होंगे। जैसे सर एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा, शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब वो एंगल जो कि एक वर्टेक्स के ऊपर है और एक दूसरे के अपोजिट है। ये ओ हमारा पॉइंट है, तो ओ के जो अपोजिट एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल, मान लो ये हमारा एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है। सो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के
इक्वल होते हैं, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेम ऐसे ही ये हमारा यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और इसके अपोजिट में यहाँ पे एक एंगल ये भी बन रहा है। सो ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4। सो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे और ये भी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कोई डाउट इसमें? इसमें तो डाउट नहीं है ना? वेरी नाइस। अच्छा चलिए, यहाँ मुझे कुछ अच्छा दिख रहा है। अगर मैं पूछूं कि एंगल 1 और एंगल 3 के बारे में आप बता सकते हैं कि ये क्या है? मैं पूछ रहा हूं एंगल 1 और एंगल 3 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन। वैसे तो मैंने आपको हिंट दे दी एडिशन का साइन लगा के। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 और 3 का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये हमारे कैसे एंगल हैं? लीनियर पेयर एंगल। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन एल है और अगर मैं इसको छुपा लूं तो एल के एक ही साइड पर जो एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 होगा। सेम ऐसे ही सोचो, अगर मैं यहाँ नीचे की तरफ देखूं तो ये भी, इनका भी तो सम हो जाएगा ना आपका 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये इनका सम भी 180 है। ये भी आपके क्या है? लीनियर पेयर एंगल। आई होप समझ में आ रहा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं और ये आपका क्या है? लीनियर पेयर एंगल। अच्छा, क्या सिर्फ यही होंगे? और भी पेयर हो सकते हैं? थोड़ा देखिए, जैसे लाइन एल है वैसे ही एम भी तो है ना एक लाइन। तो अगर आप एम लाइन को देखोगे तो आप देखोगे कि 2 एंड 3 का सम भी 180 डिग्री होगा। 2 प्लस 3 180। ओके, सेम ऐसे ही नीचे की तरफ देखो, 1 एंड 4, 1 प्लस 4 का सम भी 180 डिग्री होगा। समझ में आती है? तो ये हमारे क्या हो गए हैं? लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, और ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां तक समझ में आती है बात? इसमें कोई डाउट नहीं ना? वेरी नाइस। चलिए, और फिर बता देता हूं कि ये एग्जाम में इन क्वेश्चंस आएंगे। एंड अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको मैं बोलता हूं पैरेलल लाइन कंसेप्ट। ये आपका पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है और ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। बस इसके बाद हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो सोचिए, पहले टॉपिक तो इसी को समझ लेते हैं कि पैरेलल लाइंस होती क्या है। सोचिए, एक लाइन मैंने ये बना दी एल। वैसे तो आपको पता है, फिर भी एक बार एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो एक लाइन एल है और एक लाइन मैंने ये बना दी एम। अब मैं पूछूं क्या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं? तो पैरेलल लाइन को शो कैसे करते हैं? पैरेलल लाइन को शो करने के लिए इनके बीच में दो लाइन बना देते हैं ऐसे। तो एल और एम पैरेलल। अब मैं पूछूं पैरेलल है या नहीं है? आई हैव नो आइडिया। देखो कैसे, अभी अगर मैं एल को आगे बढ़ा दूं और एम को भी आगे बढ़ा दूं तो एक पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसी, तो अगर ये इंटरसेक्ट होती हैं तो ये एल और एम पैरेलल लाइन नहीं होंगी। ऐसी लाइन जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती नहीं है वो कहलाती है, वो क्या कहलाती है आपकी? पैरेलल लाइन। जैसे सोचिए, मैंने ये इस तरीके से, अभी मैंने लाइन ऐसे बना दी, एक लाइन एल और एक लाइन ये बनाई मैंने एम। तो ये दोनों अब एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। आप कितना भी आगे ले जाइए इन्हें और कितना भी इन्हें पीछे ले जाइए, ठीक है, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। हम ऐसा एक ऐसा आप अगर आपको बताना तो आप बोल सकते हो कि इन्फिनिटी पर जाकर इंटरसेक्ट होंगे, क्योंकि इन्फिनिटी तो आना नहीं है। ठीक है ना? तो इस तरीके से। अच्छा, और क्या हो सकता है इनके में? और क्या क्या पॉइंट आप कह सकते हो? आप कह सकते हो कि पैरेलल लाइन में किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होती है। जैसे सोचिए, एक पॉइंट पी है और ये पी से मैंने इस पर डाला परपेंडिकुलर, तो पी से मैंने लाइन एम पर परपेंडिकुलर डाला क्यू पॉइंट पे। सो पी और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है डी, लेट सपोज ये हमारी डिस्टेंस डी है। सो अगर मैं आगे भी किसी पॉइंट, मान लो ये कोई पॉइंट आर है,
और R से मैं M पर परपेंडिकुलर बनाता हूँ तो फिर से हमारी ये डिस्टेंस D हो जाएगी, और फिर से ये जो हमारा मान लो ये RS है, तो ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, तो ये डिस्टेंस कभी चेंज हो ही नहीं सकती। पॉइंट है क्लियर? ओके चलिए सर, और कोई पॉइंट अच्छा आपके पास? एक और पॉइंट आप बता सकते हो, वो क्या? सोच के देखिए ये एंगल सेम है या नहीं है। सो अगर मैं कहूँ कि पैरेलल लाइन में हम एंगल्स, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या होता है, पहले तो यही आपको कि दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच का एंगल क्या होता है। सोचो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इनके बीच का एंगल होता है 0 डिग्री, क्योंकि इनके बीच में रियलिटी में कोई एंगल है ही नहीं। सोचिए ना, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनके बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। सोचो अगर आप इसके ऊपर इसे रख दोगे तब भी इसका एंगल 0 डिग्री ही होगा। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलिए अभी पैरेलल लाइन में एक लाइन आपको और सीखनी है, कौन सी? ये लाइन और ये पैरेलल है, और इन लाइंस के बीच में मैंने एक लाइन और बना दी, तो इस एक लाइन ने दोनों लाइन को इंटरसेक्ट किया, इसे हम बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं इसे? छेदक रेखा। कई जगह इसी को बोल देते हैं तिर्यक रेखा, या इसी को बोल सकते हैं प्रतिच्छेदन रेखा। कुल मिला के ये इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए आगे निकल रही है, ठीक है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं आपका ट्रांसवर्सल लाइन। समझ में आती है कहानी? सो ये तो थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन हो गया। अब हम इसके अंदर जाने वाले हैं एंगल्स वाले पॉइंट में, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और अभी आप कुछ एंगल्स के बारे में सीखेंगे, जैसे ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, आपके लगता है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये कुछ एंगल्स हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। देखिए एक लाइन मैंने बनाई L और एक लाइन मैंने बनाई M, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया L इज पैरेलल टू M, ओके। अब इनको एक लाइन ने इंटरसेक्ट किया। लेट्स सपोज ये हमारी थी LM और ये हमारी N लाइन है जिसने इसे इंटरसेक्ट किया। सो अगर आप गौर से देखो तो इसने कई सारे एंगल यहाँ पे बनाए हैं। जैसे देखो एक एंगल ये बना, लेट सपोज ये हमारा एंगल 1। चलो सर ये तो बना है, अच्छा और नहीं बने हैं? देखो सर एंगल 2 एक यहाँ पर एंगल है, और देखिए ये है एंगल 3 बना है, एक एंगल यहाँ पर भी है एंगल 4। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? अच्छा सर और है क्या? हाँ सर यहाँ पे है, लेट सपोज ये एंगल है हमारा 5। सेम ऐसे ही यहाँ पर एक हमने एंगल बना दिया एंगल 6, एक एंगल यहाँ है एंगल 7, और एक एंगल यहाँ है एंगल 8। सर इतने ज़्यादा एंगल्स, फिर क्या सीन होगा इसमें? अब देखिए, अब आपको जो चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं पहले उन्हें बता दीजिए। जैसे अभी अभी हमने सीखा था कि अगर दो लाइन L और M एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते थे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मतलब सर एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, और आप बोल सकते हो कि सर एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 की। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? मतलब जो भी पॉइंट आप खुद से देख पाओ, जैसे सर ये देखो ये पॉइंट है तो इसके भी तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। सेम थ्योरम लग जाएगी आपकी, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सो एंगल 6 और एंगल 8 आपस में इक्वल होंगे, और सेम ऐसे एंगल 5 और एंगल 7 आपस में इक्वल होंगे। और ये हमने कैसे बताया? ये हमने बोला फ्रॉम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कोई डाउट इसमें? इसी को हम बोलते थे शीर्षाभिमुख कोण। कोई डाउट नहीं? चलिए अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंगल्स, वो होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। इन्हीं को हम बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इनके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए। सो ये
ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है सर? एकांतर कोण, नाम से समझा ना, एक का अंतर। कैसे समझिए, हमने ये बोला ये सर एंगल 4 है, ठीक है। अब मैं कहूं एंगल 4 के बाद अगर आप देखो कि यहां इसके बाद एंगल है 3 और फिर आता है एंगल 6, तो एंगल 4 के बाद अगर मैं इस 3 को छोड़ दूं तो आता है हमारा 6। तो ये आपके वर्टिकल, ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, समझ में आता है। सेम ऐसे ही आपका ये है एंगल 3, और एंगल 3 के बाद मैं कहूं कि 4 को मैं छोड़ूं तो आता है एंगल 5। तो ये एंगल 3 और एंगल 5 भी आपके क्या है? ऑल्टरनेट एंगल। नहीं आया समझे? चलो इसे ऐसे समझना, इंग्लिश में एक अल्फाबेट होता है जेड। क्या होता है? जेड। मैंने ये बनाया है जेड। तो जेड में ये एक एंगल है और इसके बाद आपका ये एंगल है, ये कैसे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो जेड अल्फाबेट से आप इंग्लिश में आप आराम से ऑल्टरनेट एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको सिंपल ऐसे सोचना है कि एक छोड़कर अगला। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है समझिए, ये मान लो स्टूडेंट्स हैं कुछ, इनके मैंने नाम दे दिए ए बी सी डी। अब मैं कहूँ ए, और ए के बाद जो सी है ये ऑल्टरनेट है, क्योंकि इसने बी को छोड़ा तो ए के बाद सी ऑल्टरनेट, ठीक है। सी के बाद ई, समझ में आ रहा है बात? तो सेम ऐसे ही हमारे यहाँ पर है 4 के बाद हमने 3 को छोड़ा 6 आ गया, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 4 के बाद 5 को छोड़ा तो 6 आ गया। तो 4 और 6 ऑल्टरनेट एंगल्स है, 3 और 5 ऑल्टरनेट एंगल। समझ में आती है कहानी? अब जैसे हमने अंदर की तरफ ऑल्टरनेट एंगल बताए हैं, 4 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू 5, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। सो ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल हो गए। कौन से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कि ये अंदर वाले। देखो ये हमारी लाइन एल और ये एम है, तो एल और एम के अंदर जो एंगल है 4, 3, 4, 5, 6, इन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर में, ठीक है ना। सेम ऐसे ही एल और एम के बाहर भी तो एंगल है सर। ये देखो ये है एंगल 1 और 2, और यहाँ एंगल है 7 और 8। सो अगर हम इनमें बात करते हैं इसी सिस्टम के ऑल्टरनेट की, कैसे? अब हम बात करेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखना कितना अच्छा कंसेप्ट है। कैसे सर? ये है 1। अब देखो अंदर के एंगल को अभी के लिए आप भूल जाइए, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। सो ये है 1, 1 के बाद 2, 2 को छोड़ दो, तो 1 के बाद 2 को छोड़ा तो अगला क्या आएगा? 7। समझ पाया नहीं बात? 1 के बाद 2 को छोड़ा, 7 एक छोड़, तो 1 और 7 आपस में इक्वल हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? सेम ऐसे ही 2 से अगर हम शुरू करें तो 2 के बाद 1 को छोड़ दो तो फिर आएगा आपका 8। मतलब देखो अभी अंदर के एंगल को आप भूल जाइए, अंदर के एंगल को मैंने छुपा दिया। तो 2 के बाद 1 को छोड़ा 8, तो 2 और 8 आपस में ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ये क्या है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एकांतर कौन है? ये अंतः एकांतर कौन है? और एकांतर कौन से? आपके बाहर वाले। तो 2 और 8 आपस में इक्वल हो जाएंगे। समझ में आती है? तो ये है हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए। सेम ऐसे ही एक अगला टॉपिक है आपका, क्या है आपका? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। आपका क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं आपका संगत कोण। क्या बोलते हैं हिंदी में? संगत कोण। संगत कोण का मतलब क्या होता है? संगत कोण का मतलब एक जैसे एंगल्स। एक जैसे एंगल्स का क्या मतलब है? अगर मैंने यहां बोला एंगल 1, तो एंगल 1 का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल 5। क्यों? अब देखो अगर ये लाइन है और इसने इसे इंटरसेक्ट किया, तो जैसा एंगल यहाँ बन रहा है सेम ऐसा ही एंगल यहाँ पे बन रहा है। आप समझ पा रहे हो ना? इवन अगर मैं आगे और भी इसे ले जाता तो सेम एंगल यहाँ पर भी बन जाता है। तो ये तीनों ही एंगल एक दूसरे के क्या है? मतलब एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, मतलब एक दूसरे के सिमिलर है। और ऐसे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं बशर्ते तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो, या दोनों लाइन। तो अगर एल और एम पैरेलल हैं तो 1 और 5 क्या होगा? आपका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। और बताइए, अब आप बताइए, अब आपको भी आ रहा होगा समझे कि सर अगर 1 और 5 है तो 2 और 6 भी होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आ रही है कहानी? वेरी नाइस। अब अगर ये 3 है तो 3 अगर नीचे की ओर है तो 7 भी नीचे की ओर है, तो 3 और 7 हो जाएंगे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आता है कहानी? सेम ऐसे अगर यहाँ 4 नीचे की ओर है तो नीचे की ओर आपका 8 भी है, तो 4 और 8 भी हो जाएगा आपका रेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोई डाउट? तो ये आपके हो गए रेस्पॉन्डिंग
एंगल जो कि आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट एक और आपको समझना है एंगल, इसे बोलते हैं एंगल इन द सेम साइड, एंगल ऑन द सेम साइड, एंगल ऑन द सेम साइड, मतलब सेम साइड पे जो एंगल होते हैं उनके लिए। कहने का क्या मतलब है सर, समझिए, देखिए, है ना, इसी को आपको देखना है। अब एंगल ऑन द सेम साइड में हम दो तरीके से बात करते हैं, एक बात करते हैं इंटीरियर वाले और एक बात करते हैं हम एक्सटीरियर वाले, ठीक है। एक हम बात करते हैं इंटीरियर वाले और एक हम बात करते हैं एक्सटीरियर। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, मैं आपको ये सब बताऊंगा ये आ कहाँ से रहे हैं, क्यों हमने बोला कि ये इक्वल हैं, क्यों हम बोल रहे हैं कि इनमें ऐसा होगा, क्यों हमने कहा, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। जस्ट थोड़ा सा आपको रखिए पेशेंस, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस। देखिए आइए, सो एंगल ऑन द सेम साइड में आपका क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो एंगल सेम साइड पे होते हैं आपस में उनका सम 180 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब समझना, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, आप अगर देखो तो 4 है और इसके सेम साइड पे एंगल कौन सा है, 5 है। 4 और 5 अंदर, मतलब अभी बात कर रहा हूँ मैं इंटीरियर वाली की। सो इंटीरियर में 4 एंड 5 सेम साइड पे हैं। आप चाहो तो मैं डायग्राम को एक बार फिर से बता दूं ताकि आपके दिमाग में डायग्राम काफ़ी ज़्यादा वो खट्टा पुट्टी हो चुकी है उसमें, तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ये लाइन एल, ये लाइन एम, ठीक है, ओके। और ये मैंने बनाया था आपका ऐसा, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 था, ये एंगल 3 और ये एंगल हमारा 4, ठीक है। ये हमने लिखा था 5, ये हमने लिखा था 6, ये था हमारा 7 और ये था हमारा 8, ठीक है। एक बार मैं इस 8 को कंफर्म कर लूँ, 4 और 8 आपस में इक्वल थे, बिल्कुल, हाँ, तो सेम डायग्राम। अब सोचिए, ये दोनों एंगल जो कि सेम साइड पे हैं इंटीरियर वाले, इनका सम 180 डिग्री होगा। समझ पाए आप, 4 + 5 का सम 180। सेम ऐसे ही 3 और 6 भी सेम साइड पे हैं, एंगल ऑन द सेम साइड की, एक ही साइड पर, इस तरफ या इस तरफ, इसके अंदर वाले, ठीक है। तो इनका सम भी क्या होगा, 180 होगा। क्यों होगा, जस्ट 1 मिनट का पेशेंस रखिए, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। अभी एक्सटीरियर की बात करिए, जैसे आपने अंदर वाले सेम साइड पे देखे ऐसे बाहर वाले भी सेम साइड पे देखिए कि यहाँ 1 बाहर है, यहाँ 8 बाहर है। सो इनका सम भी 180 डिग्री होता है, 1 + 8 का सम 180। सेम ऐसे ये भी बाहर बाहर है, 2 and 7, इनका सम भी 180 होगा। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट इसमें। ये हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का भी सम 180 डिग्री होता है ऑन द सेम साइड, अगर वो सेम साइड के हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इतना सब कुछ याद कैसे होगा। मुझे भी पता है कि आपको, देखिए, इतना सब कुछ याद रखना ही नहीं है, बिल्कुल याद नहीं रखना, क्योंकि आपको इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको मतलब समझना है। मैं बता, जैसे आपने सोचा सर ये सम कैसे आ गया, पहले तो यही समझा दो, आ जाओ इसी को समझते हैं अभी के लिए, जस्ट अ सेकेंड, और हम इसी पे आते हैं कि ये सम आया कैसे, क्यों हमने लिखा 4 and 5 का सम, कैसे आपका 180 डिग्री कैसे हुआ, ये कैसे आया, समझते हैं, ठीक है। आ जाइए। अच्छा एक बात बताइए, 1 and 4 का सम क्या होगा, ये तो पता है ना आपको। एक लाइन है, ये लाइन हमारी एन है, ये लाइन एन है, और यहाँ से एक पॉइंट से एक रे बना दी, ये रे एल, समझना। तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 4 है, तो आपने क्या पढ़ा था, आप जानते हैं सर कि ये कौन से हमारे एंगल हैं, 1 + 4 का सम 180 होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। क्या क्या है हमारे आपके, ये हमारे आपके लीनियर पेयर है, क्योंकि ये पूरी लाइन है, तो लाइन के इसका सम 180, तो 1 and 4 का सम हो गया आपका 180। समझ में आती है कहानी। अब सोच के देखिए कि जो 1 है और 5 है, ये कैसे एंगल थे, ये कैसे एंगल थे, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। सो 1 और 5 इक्वल है, दैट मीन्स 1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 1 की जगह में लिख सकता हूँ 5। सो ये बन गया हमारा 5 + 4 180। आ गया नहीं आ गया, 4 + 5 180, ये भी तो यही लिखा 4 + 5 180, मतलब इनका सम क्या होगा 180। तो क्या ये मैंने याद किया, नहीं, मुझे साफ साफ दिख रहा था 1 and 4 का सम 180 और 1 इक्वल है 5 के, क्योंकि ये कैसे एंगल है आपके, ये आपके लोग करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। समझ में आया, ओके। चलिए, सेम ऐसे ही आप अगर सोचें इनका सम, जैसे ये लिखा 3 और 5 का सम 180 डिग्री, तो ये 3, एक मिनट, मैंने 3 and 5 का सम 180 लिख दिया क्या,
sorry, this is not 5, this is 6. 3 and 6 था, एंगल ऑन द सेम साइड, एंगल ऑन द सेम साइड, तो सेम साइड पे ये दोनों एंगल है। देखिए ये एक साइड है आपकी, तो इसके दोनों तरफ एंगल ये है 3 और 6 इंटीरियर वाले, ठीक है। सेम ऐसे ये आपके एक्सटीरियर वाले हैं 2 and 7। मैं एक बार चेक कर लूँ मैंने सही लिखा, यस ये 1 and 8 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आए कैसे, ये सारे फार्मूले डिराइव्ड हुए आपके लीनियर पेयर से, ठीक है ना। किससे डिराइव्ड हुए, आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। ओके चलिए वेरी नाइस। अच्छा सर ये कैसे याद होंगे इतने सारे, अरे ये याद नहीं रखने, देखो इसको ऐसे देखिए, अगर मैं बात करूं ये 1 है तो ये 1 आपका अलग किस किस के इक्वल है, 1 इक्वल है 3 के, 1 इक्वल है 3 के, यही 1 इक्वल था किसके 5 के भी, 1 5 के भी, और आप ऐसे भी देख सकते हैं 3 भी इक्वल था 5 के। 3 5 के कैसे इक्वल था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कि ये एक एंगल है एक छोड़कर अगला एंगल, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल है। और 5 किसके इक्वल है, 7 के। आप चाहो तो एक ये लाइन दिमाग में रख सकते हो कि 1 3 इक्वल होगा, 3 5 के इक्वल होगा, 5 7 के इक्वल होगा, सिंपल, ठीक है ना। और देखिए सेम ऐसे 2 किसके इक्वल है, 4 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा 4 किसके इक्वल है, 6 के, क्योंकि 3 को छोड़ा 6, 4 इक्वल है 6 के। अच्छा सर 6 वर्टिकली अपोजिट 8 के। आप बस ये लाइन अपने में नोट कर लीजिए, इससे आपको ये सारे याद हो गए, कुछ आपको याद नहीं करना, ये सब उसमें आ गए। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी उसके अंदर आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इसके अंदर आ चुके हैं, एक्सटीरियर वाले भी आ गए हैं, और आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आ गए। तो बस ये एक चीज याद रखिए, ठीक है। और दूसरा ये कि एंगल ऑन द सेम साइड, एंगल ऑन द सेम साइड, इनका सम भी कितना होता है आपका, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक चीज, सॉरी मेरा भी बोलते बोलते थोड़ा सा था। चलिए ओके, सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। नहीं भी आई है तो बिल्कुल दिमाग पे लोड नहीं लेना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस इसके हम लोग देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो सारा खेल क्वेश्चंस का है। अच्छा कभी कभार कुछ चीजें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए जो हमें एग्जाम में एक्स्ट्रा वेटेज देती है। क्या, मैं आपको यहाँ 2 कंसेप्ट बता रहा हूँ जो कि हमारे आपके क्या होंगे, अपने मिसलेनियस कंसेप्ट है, विच आर अवर मिसलेनियस कंसेप्ट, है ना। ये बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे, अच्छा एक डायग्राम मैंने ये बनाया, इस डायग्राम को देखिए कैसे, देखिए मैंने कहा आपका दिस इज अवर डायग्राम, मैंने कहा ये एंगल आपका है अल्फा और ये एंगल है आपका बीटा, और यहाँ पे ये दे रखा मैं थीटा। अच्छा मैं पूछूं व्हाट ये थीटा क्या होगा, तो इसका सिंपल फार्मूला आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये जो थीटा होता है ये इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा। आप सोचिए एग्जाम में आपको ऐसे देते, आपसे कहें कि ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 40 डिग्री है, ओके, एंड आपसे कहा जाए कि ये वाला निकालिए। अब आप सोचो अच्छे से कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 30 में 40 ऐड करो, ये होगा 70 डिग्री, सिंपल आंसर आ गया। समझ में आया कहानी, वेरी नाइस। अच्छा तो ये सर आया कैसे, ये भी तो बता दीजिए। सब बहुत आसान है, देखो ये कैसे आया। सोचो अगर मैं यहाँ से बी से एक लाइन ड्रॉ करूँ, ऐसे 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 ऐसे, दिस, और ये लाइन इसके पैरेलल है और यहाँ ये इसके, तो सोचो ये एंगल क्या हो जाएगा, अगर ये अल्फा है तो ये हमारा अल्फा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और अगर ये बीटा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। तो ये जो थीटा है इतना पूरा एंगल ये इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा की, खत्म कहानी। नहीं आया समझ में, मतलब ये कहाँ से आया मैंने वो भी आपको बताने की कोशिश की है, बट फिर भी आपको दिमाग में रखना है हमेशा कि आया कैसे वो भी, और ये फार्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। सेम ऐसी एक और है स्पेशल, ये तो और भी ज़्यादा स्पेशल है। इसका डायग्राम देखिए, सोचिए अगर ये पेपर में आ जाए, सॉरी मैं थोड़ा डायग्राम बनाने में वीक हूँ, ओके चलिए।
सोचिए अगर ये एंगल दिया जाए अल्फा, दिस इज अवर बीटा एंड दिस इज अवर गामा, अल्फा बीटा गामा, और हमें ये दिया जाए कि दिस इज अवर थीटा, तो इसमें थीटा का फार्मूला क्या होता है? इसमें थीटा का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कोई डाउट समझ में आया? तो ये भी आपको याद रखना है। ये सर कहाँ से आया? इसमें भी सिंपल डेरिवेशन रहता है, आप इसको इससे ज्वाइंट कर दीजिए, और आपको पता है कि एंगल कि ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है। बस उसी कंसेप्ट को यहाँ लगाइए, इसको कुछ मान लीजिए, सिंपली इसको भी और तीनों का सम कीजिए, सेम ऐसे इसमें सम कीजिए, उसको इसमें से मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो भी आपने यहाँ पे लेट किया था वो आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली आपको थीटा का फार्मूला ये आपका आ जाएगा। समझ आया? तो ये लेकिन आपको ये याद रखना है, देखो एग्जाम में हमारे पास इतना स्पेस नहीं होता है कि हम वहाँ पे फार्मूला निकालें, तो आपको चाहिए कि आपको वो पहले से याद हो, स्पेशली अगर वो इम्पोर्टेंट है। अभी तक मैंने ऐसे नहीं बोला, लेकिन इसे आपको याद रखना है ताकि डायरेक्ट आए। मान लो हमें दे दे डायरेक्टली कि ये आपका 45 है, ये हमें दे दिया 60, ये दे दिया 30, सब आपको सोचना ना पड़ेगा अच्छा ये कैसे होगा, डायरेक्टली 60 प्लस 30 प्लस 45 और आंसर आ गया हमारा ये थीटा। कोई डाउट? वेरी नाइस। तो इससे आप नोट डाउन कीजिए, और अब हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन वाला पार्ट। सो